स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो यार मेरी अभी इलाज चल रहा है। मैं अभी डॉक्टर के पास फिर से गया था। उन्होंने कुछ मेडिसिन्स में चेंजेस किए हैं। एंडोस्कोपी हुई थी। मेरे गले में उन्होंने कैमरा घुसेड़ के सब देखा था। तो वोकल कॉर्ड में एक छोटी सी इंजरी है। ठीक हो जाएगी। 8-10 दिन का रेस्ट बोला है उन्होंने। बोला थोड़ा कम बोलिएगा, थोड़ा धीरे बोलिएगा। इसलिए मैं अपनी पेड बैचेस को भी बहुत धीरे आवाज़ में ले रहा था। और यूट्यूब भी लेना इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा। आप ये मत समझना कि जोश नहीं है मेरे में, जोश बरकरार है। बस थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा मुझे। और आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। मैंने माइक की आवाज़ बढ़ा दी है थोड़ी सी, ताकि मेरी धीरे आवाज़ थोड़ी सी आप तक तेज़ होके आए। बट आपको कहीं पे भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मेरा जोश कम है। और अगर लगे तो अपना बढ़ा लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जोश को कंट्रोल में रख के क्लास लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ लंबा पंगा ना पड़ जाए और हम ऐसा ना हो कि क्लास ले ही ना पाएँ। अच्छा, पहली बात तो हमने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे या कुछ कमेंट सेक्शन पे सवाल पूछे थे, और बहुत सारे बच्चे हैं। ज़ोया अंसारी 507 ने आंसर दिए हैं वहाँ पे, और राजीव सैम 9304 ने आंसर दिए हैं, काफ़ी अच्छे। और राजीव सैम ने दोबारा से आंसर दिया है। उसके अंदर रश्मि राज जी ने भी आंसर दिए। रश्मि राज का पूरा यूज़र आईडी है रश्मि राज 6425। एंड आफ्टर दैट जोया अंसारी जी ने दोबारा आंसर दिया। देखो ये बच्चे ना, अगेन क्योंकि कॉन्टीन्यूसली आंसर देंगे तो उनका नाम याद हो जाएंगे। एच बी एनिमेट्स ने आंसर दिया है। दर्शन मखदुम ने आंसर दिया है। और कोमल वर्मा जी ने आंसर दिया। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं। वीवी एडिटर, काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन पे आंसर दिए हैं। और इसी तरीके से प्लीज़ आप हर बार कमेंट सेक्शन पे जो भी सवाल पूछे जाए उनके आंसर दें, ताकि जो लेक्चर है थोड़ा सा एंगेजिंग हो जाए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कुछ लास्ट क्लास में आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए गए थे। जो बच्चे यहाँ नए हैं मैं उनको बता दूँ, हम कोशिश करते हैं कि हर लेक्चर में 2-4 क्वेश्चन होमवर्क दें और अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करें, ताकि आपको बिल्कुल पेड बैच वाली या फिर एक ऑफलाइन वाली फीलिंग आए। तो यहाँ पे आपको ये 2 सवाल होमवर्क में दिए गए थे, और आपको यहाँ पे एक्स और वाई के बेसिकली डायमेंशंस जो हैं वो कैलकुलेट करने थे, कि यहाँ पे एक्स के और वाई के डायमेंशंस क्या हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगेन सेम वही बात, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से याद करेंगे हर एक टर्म के जो डायमेंशंस होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर प्लस में एक्स बाय टाइम। तो यहाँ पे प्रेशर, ये हमने लास्ट क्लास में जाते जाते कराया था। तो प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बाय टाइम के जो डायमेंशंस हैं ये आपस में बराबर होने चाहिए। अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के डायमेंशंस एम एल टी -2 और एरिया के L2। अगर आपको सीधा याद है ml -1 t-2, तो आप सीधा भी लगा सकते हो। और यहीं पे x के डायमेंशन आ जाएंगे, और टाइम के लिए वी यूज़ कैपिटल T। अब मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ तो मेरे पास जो डायमेंशन इधर आ जाएंगे वो आ जाएंगे ml -1 t-2 है, और ये t उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास x के डायमेंशन हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो x के डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे ml -1 t-1। तो ये हमारे पास x के डायमेंशन आ जाएंगे। काफ़ी बच्चों ने, मैंने देखा था कमेंट सेक्शन पे सही आंसर भी दिए हैं, और मैंने कहा था होमवर्क के भी आंसर देने हैं, और जो क्लास में डिस्कस हो रहा है साथ पे हम उसके भी सवाल पूछते रहते हैं, उसके भी आंसर देने हैं। तो एक्स के डायमेंशन हमारे पास आ चुके हैं। ऐसे ही वाई के अगर डायमेंशन की बात की जाए तो अगेन जो प्रेशर के डायमेंशन होंगे यानी कि ml -1 t-2, वो बराबर हो जाएंगे डेंसिटी के डायमेंशन इनटू में y के डायमेंशन के। अब ये हमारे पास हो गया ml -1 t-2। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो ml -3, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास y आ गया। अब यहाँ पे m से m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और l की पावर -3 तो वो ऊपर जाके 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के L2 t-2 यहाँ पे बच जाएगा y के डायमेंशन। तो मैं यहाँ पे y के डायमेंशन के लिए ओवरऑल m0 L -2 t-2 जो है वो लिख सकता हूँ। तो ये फाइनल हमारे डायमेंशन आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का होमवर्क हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास m0 L -2 t-2,
और यहाँ पे हमारे पास ml-1 t-1 आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में मोमेंटम अपॉन टाइम प्लस x इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में y है, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है भाई, मोमेंटम अपॉन में टाइम, तो मोमेंटम अपॉन में टाइम प्लस x इज इक्वल टू, अब देखो मोमेंटम अपॉन टाइम प्लस x है, तो मोमेंटम अपॉन टाइम और x के डायमेंशन बराबर हो जाएंगे, और साथ में इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में y आ जाएगा। तो वेलोसिटी अपॉन में हमारे पास y आ जाएगा। इस हिसाब से अगर बात करें तो अगेन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मोमेंटम के डायमेंशन सेम है यार क्वेश्चन तो, अपॉन में टाइम के डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स के डायमेंशन हो जाएंगे। अब मोमेंटम के लिए होता है हमारे पास फोर्स इन मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो mL-t-1 अपॉन में टाइम t इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से ये आ जाएगा कुल मिला के mL-t-2 जो कि x है। वैसे पूछा नहीं गया, बट अगर पूछा होता तो साफ जाहिर है कि जो x है उसके डायमेंशन mL-t-2 यानी कि फोर्स के डायमेंशन के बराबर आ गए, बिकॉज mL-t-2 किसके डायमेंशन होते हैं बच्चों, फोर्स के। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें ऑल्सो, अब मैं अगर सीधा x के डायमेंशन को भी मैं चाहूँ तो मोमेंटम अपॉन टाइम या x किसी के भी डायमेंशन को वेलोसिटी अपॉन में y के डायमेंशन के बराबर रख सकता हूँ। तो x हमारे पास फोर्स आ चुका है विच इज़ mL-t-2, वेलोसिटी के लिए मेरे पास आ चुका है L-t-1 और y के डायमेंशन तो मुझे निकालने ही हैं। तो यहाँ से y के डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगे L-t-1 अपॉन में mL-t-2। तो इस हिसाब से हमारे पास y के डायमेंशन आ जाएंगे, ऊपर हमारे पास आ जाएगा m-1, L से L कैंसिल हो जाएगा, t1 बच जाएगा। तो कुल मिला के m-1 L0 t1 हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगे। आई होप आपके दोनों ही क्वेश्चन सही हुए हों एक्स और वाई के डायमेंशन के साथ। देखो तो ये हमारा बेसिकली खेल हुआ। अब हमने जाते जाते लास्ट क्लास में ये भी बात की थी कि इक्वेशन डायमेंशन के हमारे क्या फ़ायदे हैं। तो हमने पहली चीज़ पढ़ी थी टू चेक वेदर द इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमने पढ़ा था कि डायमेंशनली करेक्ट और एक्चुअली करेक्ट और इनकरेक्ट में क्या फ़र्क है। तो ध्यान रखिएगा एक बात, हमने लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, नहीं भी याद हो तो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं। पहले तो एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इफ़ इक्वेशन इज़ करेक्ट, if equation is correct dimensionally, if equation is correct dimensionally, then it is not necessary that it is actually correct। ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली करेक्ट हो। एग्जाम्पल के तौर पे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, एनसीईआरटी का ही सवाल है। अब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, बिकॉज हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है, उसके डायमेंशन अगर आप निकाल लोगे तो क्या आ जाएंगे mL-2t-2, और यहाँ पे mgh क्या आ जाएंगे mL-2t-2। बट एक्चुअली ये इक्वेशन करेक्ट थोड़ी ना है। क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है? नहीं, उनके डायमेंशंस भले बराबर हैं बट ये करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में देखा था कि हम चेक करेंगे कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो हो सकता है कि वो डायमेंशनली करेक्ट हो बट वो एक्चुअली में करेक्ट है ये ज़रूरी नहीं है। और अगर मैं यहीं पे सेकेंड स्टेटमेंट लिखूं, इफ़ एन इक्वेशन इज करेक्ट फिजिकली यानी कि प्रैक्टिकली यानी कि एक्चुअली, देन इट मस्ट बी
डायमेंशनली करेक्ट ऑल्सो। यानी कि अगर एक इक्वेशन करेक्ट है, यानी कि फिजिक्स में अगर एक इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली हमेशा करेक्ट आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि अगेन एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम भी होता है। अब आप डायमेंशन निकाल, ये क्वेश्चन एक्चुअली करेक्ट है। अब अगर आप फोर्स के डायमेंशन निकाल लोगे तो वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम के डायमेंशंस के बराबर ही आपको मिलेगा। चाहे आप चेक कर लेना कैसे। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? फोर्स के डायमेंशन mlt-2 होते हैं, और मोमेंटम अपॉन टाइम के भी निकाल लेना। अब तो इतने माहिर आप हो गए हो तो mlt-2 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या समझे, दो बातें समझ रही हैं। अगर एक इक्वेशन एक्चुअली में करेक्ट है तो पक्का है कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी ही होगी। लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मतलब कंपलसरी नहीं है, ये बात समझ गए ना? ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम सेकेंड एप्लीकेशन कर रहे हैं। फिर लेक्चर नंबर 4 में हम इसकी लास्ट एप्लीकेशन करके चैप्टर को यहीं पे समाप्त कर देंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर आधा हो गया है, ये 50% हो गया है। इसमें एरर्स भी थे, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी। एरर्स इस चैप्टर का बल्कि मैं तो कहूँगा 60% हिस्सा था। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, बट वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, उनकी कुछ मर्जी होगी। ठीक है, आज हम हमारी सेकेंड एप्लीकेशन पे चलेंगे और वो है टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसका मतलब क्या है? हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से बहुत ही प्यारे तरीके से एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जा सकते हैं। अब आप कहोगे सर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड तो हमें वैसे भी जाना आता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी यूनिट हुई तो उसको कैसे हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बहुत इजीली लेके जा सकते हैं, इसको हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे सीखेंगे कि बहुत इजीली हम एक सिस्टम के यूनिट से दूसरे सिस्टम के यूनिट पे जा पाएंगे। लेकिन एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो 3 प्रकार का होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट 3 प्रकार का होता है। पहला होता है MKS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम, और तीसरा होता है FPS सिस्टम। पहला होता है MKS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम, तीसरा होता है FPS। अभी MKS सिस्टम क्या होता है? इसमें लेंथ जो होती है वो मीटर में होती है, मास जो होता है वो केजी में होता है, और टाइम जो होता है वो सेकेंड में होता है। इसमें लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में होती है, मास जो है आप समझ गए होंगे ग्राम में होता है, लेकिन टाइम जो है वो सेकेंड में होता है। और FPS में लेंथ जो है वो फीट में होती है, मास जो है वो पाउंड में होता है, और टाइम जो है वो सेकेंड में होता है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, टाइम स्टैम्प है लगभग 13 मिनट के आसपास का। आप मुझे बताइएगा इनमें से ऐसी कौन सा सिस्टम है जिसको हमारे इंडिया में इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है। 13 मिनट के स्टैम्प पे बताइए इनमें से ऐसा कौन है जिसका इस्तेमाल लगभग ना के बराबर हो रहा है हमारे धरती पे, धरती कह रहा हूँ, सॉरी, हमारे इंडिया में। तो आंसर है हमारे इंडिया में जो FPS सिस्टम है यह ना के बराबर इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं। बट आप सबको पता है CGS और MKS तो हम बहुत पढ़ते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो MKS यूनिट है, अगर आप नोटिस करें तो उसमें सब कुछ SI यूनिट में है, इसलिए MKS को हम SI सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो SI में ही है सब कुछ, है ना भाई। तो इसलिए हमें इस चैप्टर में MKS से CGS और CGS से MKS जाना सीखना है, FPS में नहीं जाना है। जा सकते हैं बट जिस राह जाना ही नहीं है, जिस गली जाना ही नहीं है, उसकी राह क्या तकनी बेटा, है ना भाई। पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आप मेरी बात समझ के हो गए, हमें पढ़ना ही नहीं है बेसिकली।
लेकिन अब आप कह रहे हो कि सर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी बात है, तो ऐसा नहीं है। हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूनिट को भी यहाँ पे कन्वर्ट करना सीख लेंगे एक छोटे से फॉर्मूले से। तो यहाँ पे मैं आपको आज 3 क्वेश्चंस कराऊंगा और 3 क्वेश्चंस आपको इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। लेकिन मैं ऑफलाइन में भी, पेड बैचेस में भी हमेशा ये बात बोलता हूँ, तो आपको भी ये बोलूँगा कि कम से कम 3 क्वेश्चन होने देना, तब जज करना, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन कराने पे आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन कराने पे आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, तीसरा क्वेश्चन कराने बोलेंगे अच्छा ये हो रहा है, तो आपको समझ में ऐसा आना आएगा। तो इसलिए 2-3 क्वेश्चन आपको कम से कम रुकना है। तो यहाँ पे हम MKS से CGS या CGS से MKS, हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से चलेंगे। आओ चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट लेट्स से 5.3 इंटू में या 5.3 जूल्स इंटू CGS, 5.3 जूल्स इंटू CGS। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। जूल जो है वो एनर्जी की SI यूनिट है। अब SI यूनिट का मतलब है वो MKS है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें MKS से CGS में जाना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को स्टडी करना होगा कि हमें कौन से यूनिट से कौन से यूनिट में जाना है। क्योंकि अगर आप यही नहीं समझ पाए कि हमें कौन सी यूनिट से कौन सी यूनिट में जाना है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, तो आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जा ही नहीं पाएंगे। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमें MKS से CGS में जाना है। अब MKS से CGS में जाने के लिए या किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जिसको भी आपको कन्वर्ट करना है आपको उसके डायमेंशंस को लिखना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे कि मुझे जूल यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट करना है, तो जूल यानी कि एनर्जी के डायमेंशंस mL/T-2 होते हैं। अब एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या है, N2 इज इक्वल टू N1। फॉर्मूला है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर x है, L1 अपॉन L2 की पावर y है, T1 अपॉन T2 की पावर z है। इन सब चीज़ों को समझना है, इसलिए तो मैं कह रहा था कि कम से कम 3 क्वेश्चन का वेट करो। यहाँ पे N2 तो वो है जो हमें निकालना है, ठीक है ना, और N1 वो है कि हमें कितना दे रखा है, जैसे कि 5.3 जूल्स दे रखा है, तो N1 तो हमारे पास आ जाएगा 5.3। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो M1, L1 और T1 है, ये वो यूनिट्स हैं जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं। हम खड़े हुए हैं MKS में, तो ये हो गया kg में, ये हो गया मीटर में, और ये हो गया सेकेंड में। तो M1 हमारे पास kg में है, L1 हमारे पास मीटर में है, और T1 हमारे पास सेकंड में है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये M1, L1, T1 क्या है, कहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, कहाँ पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग MKS में खड़े हुए हैं। और अगेन ये M2, L2, T2 क्या है, कहाँ हमें जाना है, तो हमें CGS में जाना है। तो यानी कि हमें मास को ग्राम में कन्वर्ट करना है, लेंथ को सेंटीमीटर में, लेकिन टाइम को हमारा सेकंड में ही। और ये x, y, z क्या है, इनकी पावर क्या है, जैसे m की पावर यहाँ पे 1 है, l की पावर यहाँ पे 2 है, और t की पावर यहाँ पे -2 है। बस हो गया, अब तो बस सारी मैथ्स बचती है। आओ भाई देखें, तो 5.3 kg को ग्राम में, क्योंकि kg से ग्राम तो काट नहीं सकता, तो kg को मैंने 1000 ग्राम लिख दिया, अपॉन में ग्राम लिख दिया, ठीक है जी, 1 आ गया। मीटर में मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, नीचे भी सेंटीमीटर लिख दिया, पावर 2 आ गई। सेकंड तो पहले कट चुका है बेटा, देखो सेकंड तो हमेशा कटेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। इस क्वेश्चनों में MKS CGS में सेकंड तो हमेशा ही कटेगा। सेकंड इज लाइक आप लोग, खासकर लड़के लोग, जिनका हमेशा ही कटा है। बहुत गहरी बात बोल दी है मैंने बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात बोल दी है मैंने। ऐसी बात नहीं है, लड़कियों का भी कटता है, मतलब मैं ऐसे बायस होके बोल रहा हूँ वैसे तो, बट क्योंकि मैं लड़का हूँ तो मुझे पता है कि ओके बच्चों,
हेडफोन्स, लेकिन टाइम तो हमेशा, सेकंड तो हमेशा कट ही जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर दूँ, तो N2 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 5.3। 1000 की पावर 1 है तो ये 1000 आ जाएगा, इंटू में यहाँ पे 100 की पावर 2 है तो यहाँ पे मेरे पास 10 की पावर अगर मैं सीधा बोलूँ तो 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के N2 मेरे पास आ जाएगा 5.3 इंटू में 10 की पावर 7। आप ज़रा गौर फरमाइएगा, एक बार और समझते हैं हमने क्या किया, फिर लास्ट की स्टेटमेंट लिख के इसे क्लोज करेंगे। हमने यहाँ पे जूल यानी कि MKS, क्योंकि जूल एक ऐसा यूनिट है, उससे हमें CGS में जाना था। तो सबसे पहले हमने जिसको कन्वर्ट करना था उसके डायमेंशन लिख दिए, विच इज़ जूल, विच इज़ एनर्जी, विच इज़ ml2T-2। फॉर्मूला आ गया N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन में M2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y, T1 अपॉन T2 की पावर z। उस हिसाब से हमारे पास N1 है 5.3, M1 L1 T1 क्या होता है, कहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और M2 L2 T2 क्या होता है, जहाँ पे हमें जाना है। तो kg मीटर और सेकेंड में हम खड़े हैं बिकॉज MKS, और जाना कहाँ है हमें, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, उस हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, x y z इनकी पावर है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि 5.3 जूल्स जो हो गया वो हमारे पास बेसिकली 5.3 इंटू 10 की पावर 7 इन CGS हो गया। अब पते की बात यह है कि जूल को CGS में एक स्पेशल नाम भी दिया गया है और वो है अर्ग्स। देखो, सबको CGS में कोई ना कोई स्पेशल नाम दिए गए हैं, कईयों को नहीं भी दिए गए हैं, पर हमें दो के पढ़ने हैं। एक है जूल जिसका CGS में नाम अर्ग्स होता है, मतलब अर्ग्स एनर्जी ही है बट CGS में, और ऐसे ही एक होता है हमारे पास न्यूटन का डाइन्स। तो न्यूटन को हम CGS में, न्यूटन तो ऐसा ही है, स्टैंडर्ड है, उसको CGS में हम लोग डाइन्स कह देते हैं। तो मैं इसको 5.3 जूल्स इज इक्वल टू 5.3 इंटू में 10 की पावर 7 अर्ग्स भी लिख सकता हूँ। अर्ग्स क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई जूल को ही हम CGS में अर्ग्स भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 5.3 जूल जो है वो 5.3 इंटू में 10 की पावर 7 अर्ग्स हो गया। तो क्या यहाँ पे एक नोट का पॉइंट भी हम लोग देख सकते हैं कि ये एक नोट का पॉइंट भी लिख सकते हैं, हमें ये MCQs में बहुत काम आएगा, खासकर आप में से एंट्रेंस वालों को बहुत काम आएगा कि एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स हो जाते हैं। भाई होंगे भी, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो ना 5.3 में अगर इतना है तो एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स जो हैं वो हो जाएंगे। डन है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। ये तो हमने पहला क्वेश्चन किया है, मैंने आपको बोला है कम से कम आपको 2 क्वेश्चन और रुकना होगा, उसके बाद तक समझ ना आए तो बताइएगा, वैसे ऐसा होगा नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो आता है कन्वर्ट लेट्स से 7.7 न्यूटन इनटू CGS, ठीक है जी। अच्छा, उल्टा भी आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि अगला क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा, बट अभी फिलहाल 7.7 न्यूटन को हमने CGS में कन्वर्ट करना है। तो क्या प्रोसेस है, प्रोसेस याद रखेंगे बच्चों, मकसद नहीं भूलना है। प्रोसेस है कि हमारे पास सबसे पहले न्यूटन आ गया भाई, अब न्यूटन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, पहले तो उसके डायमेंशन लिखेंगे, है ना भाई। तो डायमेंशन क्या है, फोर्स है, तो MLT-2, अब तक तो याद हो गया होगा। अब मकसद क्या है भाई, न्यूटन एक कौन सी यूनिट है, MKS है, और हमें MKS से CGS में जाना है, ठीक है जी, ये हमारा मकसद है। चलो आओ भाई फॉर्मूला लगाते हैं। तो N2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला साथ साथ बोलेंगे तभी याद होगा, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y एंड T1 अपॉन T2 की पावर z, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ से N2 इज इक्वल टू N1 जो हमारे पास है वो तो 7.7 न्यूटन है। अब हमें M1 L1 और T1 क्या होता है याद करेंगे, कहाँ पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग MKS में खड़े हुए हैं जो कि ऐसा यूनिट है। तो मास हमारा kg हो गया, लेंथ हमारी मीटर हो गई, और टाइम हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है जी। अपॉन में जाना कहाँ है हमें, ग्राम में, जाना कहाँ है हमें, सेंटीमीटर में, और जाना कहाँ है हमें, सेकंड में। अब ये XYZ क्या है, पावर है तो 1 है, 1 है और -2 है। बच्चों ये हर बार की तरह कट गया है, तो 7.7
अब यहाँ हमारे पास केजी अपॉन में ग्राम है। अब केजी को मुझे अगर ग्राम से काटना है तो मुझे इसे 1000 करना होगा, सिंपल सी बात है। और मीटर को सेंटीमीटर करना है, ठीक है, लिख देता हूँ एक स्टेप और। तो सेंटीमीटर करना होगा, और यहाँ पे तो ये कैंसिल ही हो गया है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम चला गया। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 7.7 इंटू में 10 की पावर, देखो ये 3 बच गया और ये 10 की पावर 2 बच गया, तो कुल मिला के हो गया 7.7 इंटू में 10 की पावर 5 हो गया, है ना भाई। अब इसको ज़रा समझेंगे, ये आया क्या है। तो हमारे पास 7.7 न्यूटन जो है, इसका मतलब है 7.7 न्यूटन जो है वो 7.7 इंटू में 10 की पावर 5 इन सीजीएस हो गया है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूटन को सीजीएस में एक नए नाम से बुलाते हैं बच्चों, और वो है डाइन्स, है ना, वो है डाइन्स। तो 7.7 न्यूटन इज इक्वल टू 7.7 इंटू में 10 की पावर 5 डाइन्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, और इसका मतलब भी यहाँ पे आप समझ जाएंगे नोट का पॉइंट से, कि इसका मतलब ये है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं। तो अगर आपको सीधा न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करना हो किसी एमसीक्यू वगैरह में, तो आप सीधा भी कर सकते हो, बट हाँ, सेम प्रोसेस से हमने साबित कर दिया कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं, समझ गए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा और खेल ख़त्म हो जाएगा, पैसा हजम हो जाएगा, ठीक है जी। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, डन है। ऐसा करते हैं, उल्टा क्वेश्चन करते हैं। एक उल्टा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है थोड़ा सा अटपटा सा लेते हैं। कन्वर्ट, मान लो 3.7 इंटू में 10 की पावर -11 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2। पहली बात तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो यूनिट है वो कौन सी है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो यूनिट है वो कौन सी है। टाइम स्टैम्प हो रहा है 27 मिनट, जल्दी से बिना देरी के बता दो ये जो यूनिट है वो कौन सी है। एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है, जल्दी से। टैर पुआ के फूल पुआ के खुल खुल रंदा है। आई होप आपने आंसर दे दिया हो, और आंसर दिया हो कि ये सीजीएस है। यस, ये एक सीजीएस सिस्टम है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू, मैं लिख देता हूँ एम के एस, यानी हमें इसको एम के एस में। तो प्लानिंग क्या है, हमें सीजीएस को कन्वर्ट करना है इनटू एम के एस, हमें सीजीएस को कन्वर्ट करना है इनटू एम के एस। तो इस बार उल्टा है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उल्टा है तो मतलब उल्टा है, बाकी तो सब कुछ सीधा है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों आज, लेकिन यहाँ पे ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड। अब इस बार हमें कोई स्पेसिफिक ऐसे न्यूटन और ऐसे जूल नहीं दे रखा, तो हमें इसके डायमेंशन लिखने पड़ेंगे। और इसके डायमेंशन लिखना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है ना, क्योंकि ग्राम का मतलब मास होता है, तो मास की पावर 2 है। सेंटीमीटर मतलब लेंथ होता है, लेंथ की पावर 3 है। और सेकेंड मतलब टाइम होता है, तो टाइम की पावर -2 है। अब तो सब कुछ सेम है, फॉर्मूला भी वही लगेगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर x है, L1 अपॉन L2 की पावर y है, एंड T1 अपॉन T2 की पावर z है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब हमारे पास n1 क्या है भाई, n1 हमारे पास है 3.7 इंटू में 10 की पावर -11। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, इस बार हमारे पास m1 L1 और T1 क्या है, CGS है। अभी तक दोनों क्वेश्चन में ये केजी, ये लेंथ और ये सेकंड था, बड़ा उल्टा हो गया है। अब ये हमारे पास ग्राम हो गया है, ये हमारे पास सेंटीमीटर हो गया है, लेकिन ये हमारे पास सेकंड ही है। अच्छा, और इस बार नीचे पहली बात तो क्या होता है, हमें कहाँ जाना है, तो इस बार हमें सीजीएस में नहीं एमकेएस में जाना है। यानी मास हमारे पास केजी है, लेंथ हमारे पास मीटर है, टाइम लेकिन हमारे पास सेकेंड ही है। और इस बार लेंथ मास की पावर भी 2 है,
L की पावर 3 है, ओ भाई साहब, और ये 2 है, तो ये तो बेटा कट ही गया, ठीक है ना। तो 3.7 इंटू में 10 की पावर -11। अब यहाँ पे उल्टा होगा, ग्राम है और केजी को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम। सही बात है भाई, पावर 2 आ गया। ये मेरे पास सेंटीमीटर है, नीचे मैं लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर, पावर 3 आ गया। सही बात है भाई, और ये तो कैंसिल हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है इस बार, मतलब नीचे आया सॉरी, आना भी चाहिए था भाई। तो यहाँ पे हमारे पास 3.7 इंटू में 10 की पावर -11 आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1/1000 की पावर क्या बच जाता है, 2। और यहाँ पे हमारे पास 1/100 की पावर क्या बच जाता है, 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 3.7 इंटू में 10 की पावर -11, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर 10 की पावर -6 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 की पावर -2 है, 3 इंटू 2, ये भी हमारे पास 10 की पावर बच्चों -6 हो जाएगा। तो -6 -6 तो -12 हो गया। तो 3.7 इंटू में 10 के पावर -11 पहले से ही है, 11 और 12 13 23, तो -23 हो गया ये, है ना भाई। अब यहाँ पे इससे भी इम्पोर्टेंट, ये तो हो ही जाता है, ये तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बच्चों वो क्या है, तो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको लिखना कैसे है, अब ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसको लिखना कैसे है। पीला रंग ले लेते हैं, तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि 3.7 इंटू 10 की पावर -11 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2 को हमने कन्वर्ट कर दिया है, जो कि आ गया है 3.7 इंटू में 10 की पावर -23 ग्राम, जो है वो हो गया है केजी का स्क्वायर। सेंटीमीटर जो है वो हो गया है मीटर का क्यूब, लेकिन सेकेंड हमारे पास सेकेंड ही है, तो ये बच्चों हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। डन है, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से है ही नहीं। ओके, तो ये हमारी सेकेंड एप्लीकेशन हुई। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, कर लेना, अगली क्लास में मैच कर लेंगे, आंसर इसका कमेंट सेक्शन पे लिख देना, चेक भी कर लेंगे। होम वर्क दे देता हूँ, होम वर्क। तो पहला है, कन्वर्ट करो भाई 3.3, बढ़िया दे दूं एक, चलो, केजी क्यूब मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2 इंटू CGS, ये हमारा पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल है, कन्वर्ट 5.5 इंटू में 10 की पावर -2 जूल, थोड़ा प्यारा ये, स्क्वायर मीटर स्क्वायर इंटू CGS। तो ये 2 सवाल आपके जो हैं वो होमवर्क हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 2 सवाल आई होप आप ईमानदारी से करेंगे फॉर्मूला लगा के। और इसके बाद हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, कि फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपने घर वालों का, अपना भी, और ये दोनों फॉर्मूले करके आंसर कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा। और मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।